अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरशाद बारी ताला है, और तुम पर अपनी ज़ाहिरी और बातिनी नेमतें पूरी की, और अगर तुम अल्लाह का एहसान गिनने लगो तो हरगिज़ न गिन सको। हर मुसाफिर की थकन को एक शजर देता है तो, तपते सहराओं के बीच आबो समर देता है तो। कारी से शीरी बने बारी से हो जाए सुबक, बेहुनर पानी को जब इज़्ने सफ़र देता है तो। एक कतरा बढ़ते बढ़ते हो मोहिते बेकरां, देने पर आ जाए तो फिर इस कदर देता है तो। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद बखैर। आज हम जमात नाहव के सबक नंबर 6 पंचायत की ख़वानदगी, मानी व मफ़ाहीम और तशरीह को शामिल तदरीस करेंगे। स्टूडेंट्स, आज हम सफ़ा नंबर 36 और 37 की तशरीह करेंगे। आप सफ़ा नंबर 36 खोलिए। स्टूडेंट्स, इस सबक के मुसन्निफ़ मुंशी प्रेमचंद, असली नाम दंपत राय है। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में बड़ा याराना यानी दोस्ती थी। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी के हवाले से ये कहानी स्टूडेंट्स। जुम्मन शेख थे और अलगू चौधरी थे। अलगू यानी सबसे अलग, मुख्तलिफ। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में बड़ा याराना था। याराना यानी दोस्ती थी। ये दोनों आपस में दोस्त थे। साजे यानी हिस्सेदारी। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में साजे में खेती होती थी। देखिए, दो किरदार हैं, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। इन दोनों में साजे में खेती होती थी, हिस्सेदारी में ये खेती करते थे, और लेन देन में भी कुछ साझा था, और कर्ज जो उठाते थे एक दूसरे से उसमें भी साझा था, यानी कि हिस्सेदारी थी, और एतमाद था। एक दूसरे पर इनको कामल यानी मुकम्मल एतमाद था, भरोसा था। स्टूडेंट्स, ये दोस्ती भी तभी चलती है जब आपस में एतमाद हो। जब जुम्मन हज करने गए थे तो अपना घर अलगू को सौंप गए थे। देखिए, इस कदर एतबार था कि वो हज करने गए। कौन? जुम्मन जब हज करने गए तो अलगू को अपना घर उनके सुपुर्द कर गए थे, और अलगू जब बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ देते, और अलगू अगर इलाके से बाहर जाते तो जुम्मन पर के सुपुर्द अपना घर कर देते थे। इस दोस्ती का आगाज़ इसी ज़माने में हुआ जब दोनों लड़के जुम्मन के पिदरे बुजुर्गवार, पिदर फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है, बुजुर्गवार भी, और बुजुर्गवार का मतलब है मोहतरम। पिदर बाप, वालिद, बुजुर्गवार वालिद मोहतरम। ये किसके बाप थे? जी, जुम्मन के वालिद बुजुर्गवार के पास अलगू भी जो है वो तालीम हासिल करते थे। आगे लिखा गया है शेख जुमेराती के रूबरू। वालिद का नाम था शेख जुमेराती। उनके रूबरू यानी आमने सामने ज़ानोए अदब तय करते थे, यानी बाअदब बैठते थे। शागिर्दी में होना, ज़ानोए अदब तय करते थे। ज़ानो स्टूडेंट्स कहते हैं घुटनों को। बाअदब बैठते थे, शागिर्दी में होना यानी तालीम हासिल करते थे। कौन? जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। ये दोनों किरदार जो अफसाने के मरकज़ी किरदार हैं, ये दोनों जुम्मन शेख के वालिद बुजुर्गवार शेख जुमेराती के यहाँ तालीम हासिल करते थे। अलगू ने उस्ताद की बहुत खिदमत की। अलगू ने उस्ताद की बहुत खिदमत की। खूब रकाबियाँ मांझी। रकाबियाँ यानी प्लेटें धोई, खूब खिदमत की, खूब प्याले धोए, खूब प्लेटें धोई और खूब उन्होंने प्याले धोए। इनका हुक्का दम न ले पाता था, यानी मुसलसल चलता था, वो ताज़ा कर लाते थे, धर लाते थे। इनके बाप पुराने वाज यानी पुरानी आदत के आदमी थे। किसके वालिद?
जी किसके भाई? अलगू के। अलगू के जो वालिद थे वो पुरानी आदत के कदामत पसंद शख्स थे, यानी ऑर्थोडॉक्स थे। वो पुरानी रस्म व रिवाज को पसंद करते थे। और उनका ख्याल था कि तालीम के मुकाबले में इन्हें उस्ताद की खिदमत पर ज़्यादा भरोसा था। वो तालीम के मुकाबले में उस्ताद की खिदमत करने पर ज़्यादा एतमाद रखते थे कि तालीम हासिल हो ना हो, उस्ताद की खिदमत ज़रूर होनी चाहिए। और कहते थे कि उस्ताद की दुआ चाहिए। जो कुछ होता है फैज़ यानी फ़ायदे से होता है। किस फ़ायदे से होता है? उस्ताद की दुआ के फैज़ से होता है। और अगर अलगू पर उस्ताद की फैज़ या दुआओं का असर ना हुआ तो इसे तस्कीन थी कि तहसील इल्म का कोई दकीका उसने फरोगुज़ाश्त नहीं किया। इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि अगर अलगू पर उस्ताद की फैज़ या दुआओं का असर नहीं हुआ, यानी कि उस्ताद ने उसको दुआएं दी, उसके बावजूद उस पर उन दुआओं का असर नहीं हुआ, वो तालीम नहीं हासिल कर पाया, लेकिन इसके बावजूद उनके वालिद को ये सुकून ज़रूर था कि तहसील इल्म का यानी इल्म हासिल करने के गर्ज से उन्होंने कोई भी कमी नहीं छोड़ी। किसने? अलगू ने। इल्म इसकी तकदीर ही में न था। अब ये अलग बात है कि इल्म इसकी तकदीर में नहीं था, वो तालीम उस तरीके से हासिल नहीं कर सका, लेकिन उसके बाप को ये हौसला था, ये सुकून था, ये चैन हासिल था कि उसने उस्ताद की खिदमत की है और तहसील इल्म का कोई भी हासिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शेख जुमेराती ख़ुद दुआ और फैज़ के मुकाबले में ताज़ियाने के ज़्यादा कायल थे। अब देखा जाए शेख जुमेराती जो किसके वालिद थे? शेख जुमन के। उनका क्या नज़रिया था? उनका तालीम के हवाले से नज़रिया था कि दुआ और फैज़, किसी के हक़ में दुआ, तालिब इल्म के हक़ में दुआ और उसके फ़ायदा के मुकाबले में वो तालीम की तहसील के लिए ताज़ियाने यानी कोड़े और छड़ी के अमल को ज़्यादा मानते थे कि तालीम हासिल करने में कोड़ी और छड़ी के बगैर तालीम हासिल नहीं की जा सकती, यानी लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और उन्होंने इस छड़ी का जुम्मन पर बेदरेग इस्तेमाल किया, बेदरेग बेइंतहा इस्तेमाल किया, बेतहाशा इस्तेमाल किया। ताज़ियाने कोड़ा छड़ी, दुआ और फैज़ के मुकाबले में किस पर उनको एतबार था? ताज़ियाने पर। किसने? शेख जुमेराती ने। शेख जुमेराती उस्ताद मोहतरम थे दोनों के, शेख जुमन और अलगू चौधरी के। उन्होंने इसका बेदरेग बेतहाशा इस्तेमाल किया अलगू चौधरी पर। इसी का ये फैज़ था कि आज जुमन के कुर्बो जवार यानी कि गर्दनवा के मुआज़ियात मौसा की जमा गाँव में पुरसिश होती थी, यानी कि पूछ गिछ होती थी। इसी की बुनियाद पर जुम्मन के इतनी शोहरत फैल चुकी थी कि इर्द गिर्द के जो गांव थे उसमें उसकी एक हैसियत, एक मुकाम बन गया था। स्टूडेंट्स आगे देखिए अगला पैराग्राफ। शेख जुम्मन की एक बूढ़ी बेवा खाला थी। कहानी के तारुफ के बाद आगे कहानी बढ़ती है। तो पहला इसकी जो जुमला है वो है शेख जुम्मन की एक बूढ़ी बेवा खाला थी। बेवा यानी कि जिसका शौहर फौत हो चुका हो, विडो। इनके पास कुछ थोड़ी सी मिल्कियत यानी जायदाद थी।
मगर करीब का कोई वारिस न था, यानी उनकी कोई औलाद न थी कि उनकी जो जायदाद है वो संभाल सके या विरसे में उसके पास जाए। जुम्मन ने वादे वाइद यानी कोल के सब्ज बाग दिखाकर यानी धोखा देकर खाला अम्मा से वो मिल्कियत अपने नाम करा ली थी। जब तक हिबानामा यानी वो दस्तावेज़ या कागज़ जिस पर कोई चीज़ अदा करने का इकरार किया जाए उसे हिबानामा कहते हैं। यानी हिबानामा स्टूडेंट्स गिफ्टेड होता है, ठीक है, वो दस्तावेज़ होती है या कागज़ होता है जिस पर कोई चीज़ अदा करने का इकरार कर लिया जाए। पर रजिस्ट्री यानी कानूनी इंदराज अभी नहीं हुआ था, तब तक खाला जान की खूब खातिरदारियाँ यानी खिदमतें होती थीं, जब तक कि खाला ने ये उसके नाम नहीं की थी। खूब मीठे लुक़मे चटपटे सालन खिलाए जाते थे, मगर पगड़ी यानी हवालगी की मोहर होते ही, गवाही या तस्दीक होते ही, हवालगी पगड़ी का मानी हवालगी, मोहर होते ही यानी गवाही या तस्दीक होते ही इसकी खातिरदारियों यानी खिदमतों पर भी मोहर लग गई, पाबंदी लग जाना। देखिए स्टूडेंट्स किस कदर खूबी से यहाँ मुसन्निफ़ ने 2 दफ़ा मोहर होते ही और मोहर लग गई 2 ख़ास महासन को इस्तेमाल किया है। ज़बान बयान के महासन में ये ख़ास तौर पे 2 आपके सामने हैं। एक मोहर होते ही गवाही या तस्दीक होते ही इसका मानी है, दूसरी मोहर लग गई यानी पाबंदी लग जाना। जब तक कि रजिस्ट्री इसके नाम नहीं हुई थी तब तक इनको खूब मीठे निवाले दिए गए, चटपटे सालन दिए गए। जबकि जुम्मन की अहलिया बी फहमीन ने रफ्ता रफ्ता सालन की मिकदार रोटियों से कम कर दी। कब? जब रजिस्ट्री हो गई। कुछ दिनों तक खाला जान ने और देखा, मगर जब बर्दाश्त ना हुई तो जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन कौन था? सुलह पसंद यानी अमन पसंद आदमी था। अब इस मामले में मुदाखलत करना मुनासिब ना समझा। कुछ दिन रोध होकर काम चला। आखिर एक रोज़ खाला जान ने जुम्मन से कहा, स्टूडेंट्स खाला जान के नज़दीक जुम्मन एक सुलह पसंद यानी अमन पसंद आदमी था। अब इस मामले में मुदाखलत करना मुनासिब ना समझा। कुछ दिन रोध होकर काम चला कि हो सकता है कि ये मामला खुद ही हल हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ हल जब तलाश में ना रहा तो आखिर एक रोज़ खाला जान ने जुम्मन से कह ही दिया। क्या कहा? आगे देखिए। बेटे तुम्हारे साथ मेरा निबाह गुजारा ना होगा। निबाह यानी गुजारा, यानी कि मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा अब आगे गुजारा नहीं कर सकती। तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अपना अलग पका लूँगी। ऐसा करो कि जब रोटी खाना पीना तुम लोगों के बस में मेरा नहीं रहा तो बेहतर है कि तुम मुझे रुपए दे दिया करो। रुपए यानी कि पैसे की सूरत में मेरे हाथ में रुपए दे दो, ताकि मैं ख़र्चा दे दो, ताकि मैं अलग अपना पकाऊं और किसी तरीके से खाऊं। जुम्मन ने बेतनाई से यानी लापरवाही से जवाब दिया। क्या जवाब दिया? किसके बारे में? अलग पकाने के हवाले से। बेतनाई यानी बेपरवाही से उसने जवाब दिया, रुपया क्या यहाँ फलता है? रुपया क्या यहाँ उगता है? दरख्तों पर उगता है जो मैं आपको ऐसे रुपया पकड़ा दूँ? खाला जान ने बिगड़ कर, खफा होकर, बिखर कर कहा, बिखर कर यानी खफा होकर, बिखर कर, तिल मिलाकर कहा, तो मुझे नान नमक रोटी सालन खुराक चाहिए या नहीं? अब अगर मुझे कभी रोटी कम कभी सालन ज़्यादा दिया जाता है तो क्या मुझे ज़िंदगी गुजारने के लिए नान नमक यानी रोटी सालन खुराक की ज़रूरत नहीं है? कभी मैं भूखी रहूं, कभी मैं खाने को तरसूं? अगर तुम मुझे रुपए पैसे भी नहीं दोगे और खाना भी इस तरह तरसा तरसा कर दोगे तो फिर मैं अपनी खुराक, अपनी ज़िंदगी ज़िंदा रहने के लिए ग़िज़ा
कहाँ से पाऊँगी, किस तरह ज़िंदा रहूँगी, क्या मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है? जुम्मन ने मज़लूमाना अंदाज में जवाब दिया, चाहिए क्यों, मेरा खून चूस लो। यानी देखिए किस कदर हद कर दी उसने कि तुम्हें खुराक अगर चाहिए तो बेहतर है कि मेरा खून चूस कर ये खुराक की कमी पूरी कर लो। कोई ये थोड़ी ही समझता था कि तुम ख्वाजा खिज़्र की हयात लेकर आई हो। यानी देखिए किस कदर तंज़ और ज़ुबान बयान का इस्तेमाल किया है मुंशी प्रेमचंद ने, किस खूबी के साथ उन्होंने ज़ुबान का इस्तेमाल किया है और किस तरह जुम्मन जो है वो ताना तशनी कर रहा है खाला को कि हमें क्या पता था कि तुम ख्वाजा खिज़्र यानी हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम की हयात यानी कि तवील उम्र लेकर आई हो और मरोगी ही नहीं। देखिए यहाँ स्टूडेंट्स तलमीह का इस्तेमाल हुआ है, तलमीह का इस्तेमाल हुआ है। तलमीह से क्या मुराद है कि तलमीह में शेर या नसर में जब किसी तारीख़ी वाक़े की तरफ इशारा किया जाता है उसे तलमीह कहते हैं। हम इसके बारे में पहले भी जान चुके हैं। सो यहाँ किस खूबी के साथ उन्होंने तलमीह का इस्तेमाल करते हुए ख्वाजा खिज़्र की मिसाल दी है, यानी खिज़्र अलैहिस्सलाम की मिसाल दी है। तलमीह लिख लीजिए जी। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। खाला जान अपने मरने की बात सुन नहीं सकती थी। जाहिर है कोई भी अपनी मरने की बात नहीं सुन सकता, और इस तरह की जबकि उसने ज़मीन जायदाद किसी के नाम कर दी हो, हिबा कर दी हो। जामे से बाहर होकर यानी सख्त गुस्से में आ गई। पंचायत की उन्होंने फिर धमकी दी। जुम्मन हंसे और वो फातिहाना हंसी, यानी कामयाबी की खुशी। कौन सी कामयाबी की खुशी? जो पंचायत की धमकी दी थी उसमें जुम्मन को महसूस हुआ कि ये जैसे कोई कैपिद्दी और कैपिद्दी का शोरबा वाला मामला है, और ये ऐसी हंसी थी जो शिकारी के लबों पर हिरन को जाल की तरफ जाते हुए देखकर नजर आती है। शिकारी कौन था जी? कौन शिकारी था बताइए? जुम्मन। और हिरन कौन है? हिरन यहाँ खाला जान है। ऐसी हंसी उसने हंसी कि जैसे हिरन खुद ब खुद उस शिकारी के जाल में फंसने जा रही हो। हाँ हाँ ज़रूर पंचायत करो, फैसला हो जाए। मुझे भी दिन रात का बबाल यानी मुसीबत, बोझ, आफत पसंद नहीं है। जाओ जाओ पंचायत करो, फैसला हो जाए। बेहतर है कि फ़ैसला हो जाए। ये बबाल जो दिन ब दिन चलती बढ़ती है मुझे पसंद नहीं। पंचायत किस तरह किसके हक़ में उठेगी, इसके मतलब शेख जुम्मन को अंदेशा नहीं था, डर नहीं था। उठेगा, फैसला करेगा। यानी कि पंचायत की सदा पंचायत की जो आवाज़ है किसके हक़ में उठेगी, किसके हक़ में फ़ैसला देगी। शेख जुम्मन को इसका अंदेशा नहीं था, डर नहीं था, कोई धड़का नहीं था। कुर्ब जवार में यानी कि इर्द गिर्द में ऐसा कौन था जो इनका शर्मिंदा मन्नत ना हो? कौन था जो इनकी दुश्मनी को हकीर यानी घटिया समझे? हकीर आसान, हल्का। इर्द गिर्द के तमाम मौज़ूआत में हर कोई शेख जुम्मन का एहसानमंद था। सो किस में इतनी ज़रूरत थी जो इनके सामने खड़ा हो सके? किसी में इतनी हौसला नहीं था कि वो इनके सामने इनके ख़िलाफ़ खड़ा हो। सो अगर आसमान के फरिश्ते तो पंचायत करने आएंगे नहीं, जाहिर है जब यही लोग होंगे जो पंचायत करेंगे। इसके बाद कई दिन तक बूढ़ी खाला लकड़ी लिए आसपास के गांव के चक्कर लगाती रहीं। सो इसी कोशिश में बूढ़ी खाला अपना आसा जिसके सहारे वो चलती थी लेकर इर्द गिर्द के गाँव में चक्कर लगाती रही। कमर झुककर कमान यानी खमेदा कुबड़ा हो गई। एक कदम चलना मुश्किल था मगर बात आ पड़ी थी। एक कदम भी वो चलना उसके लिए दुश्वार हो गया था। कमर झुकी हुई, थकी हुई, हारी हुई, हर एक के दर पर जा रही है, लेकिन कहीं भी उसके फैसला नहीं हो रहा। अब मुश्किल ये थी कि मुश्किल आ पड़ी थी, इसका तस्फिया यानी फ़ैसला ज़रूरी था। शेख जुम्मन को अपनी ताकत, रसूख, असर, रसाई और मंतक पर कामिल एतमाद था। रसूख, असर, रसाई, मंतक, दलील पर कामिल एतमाद था, मुकम्मल एतमाद था। उसे यकीन था कि मेरी ताकत के सामने, मेरे असर, रसाई और मेरी दलाइल से भरी बातों पर के सामने कोई ठहर नहीं सकता।
वो किसी के सामने फरियाद करने नहीं गए। वो किसी के सामने फरियाद करने की उसको ज़रूरत ही नहीं थी जुम्मन को, वो कहीं नहीं गया। लेकिन बूढ़ी खाला दर दर की उसने ठोकरें खाई, हर किसी को अपने तरफ माइल करने की कोशिश की, हर किसी के सामने अपना जो मुश्किल थी वो अपना तस्फिया करवाने के लिए हर किसी के सामने उसने ये सारा वाक़या बयान किया। लेकिन कोई ऐसा नहीं था जो उसकी बात सुनता, क्योंकि सब शेख जुम्मन के असर और रसूख के आगे खामोश हो जाते थे। आगे देखिए, बूढ़ी खाला ने अपने दानिश यानी अपनी समझ के मुताबिक में तो ये गिरियाजारी यानी रोना धोना करने में कोई कसर उठा ना रखी। सबके सामने रोई धोई उसने, इसमें कोई कसर उठा ना रखी, मतलब मकदूर भर कोशिश की। खूब ये तकदीर यानी तकदीर की तरजीह या खुशकिस्मती देखिए, कोई उस तरफ माइल ना हुआ, कोई इसकी तरफ माइल ही ना हुआ, किसी ने इसकी बात पर रजामंद ही ना हुआ, इसके फैसले की तरफ बढ़ा ही नहीं, किसी ने यूं ही हाँ हूँ करके टाल दिया। और अगर किसी ने बात की भी तो इतनी सी कि हाँ देखते हैं, सोचते हैं। किसी ने नमक छिड़क दिया और किसी ने बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर दिया। अच्छा, तुम्हारे साथ ऐसा करता है, देखते हैं ये नहीं किया कि पंचायत की तरफ बढ़ें और इसकी खाला का साथ दें। चारों तरफ से घूम घाम कर बुढ़िया लघु चौधरी के पास आई। आखिर बुढ़िया सारे इर्द गिर्द के मुआवजात से घूम फिर कर वापस आ गई और बात वहीं पे उसकी ख़त्म हो गई। स्टूडेंट्स, ये है पंचायत के पहले मनासिब जो मुंशी प्रेमचंद ने अफसाने के शुरू में पेश किए हैं और बड़ी कामयाबी से पेश किए हैं। स्टूडेंट्स, इनको अच्छे तरीके से पढ़िए, मानी साथ साथ लिखे गए हैं। आप इन मानी की मदद से इनको अच्छे तरीके से पढ़िए, याद कीजिए, तशरीह के तौर पर तैयार कीजिए और मानी को खुशखत अपनी कॉपी पर तहरीर कीजिए। तशरीही पैराग्राफ आपको डायरी के तौर पर तफवीज़ किए जाएंगे, आप वो खुशखत अपनी कॉपी पर तहरीर करेंगे। हवालाजात को वाक़यात की मुनासबत से शामिल करेंगे आप। ये था आपका सबक पंचायत का की तशरीह का हिस्सा अव्वल। वस्सलाम।